आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक साइंस का इम्पोर्टेंट सीरीज ला रहे हैं जो जो क्या होगा एसएससी, आरआरबी के किसी भी एग्जाम, वो एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो या एएलपी का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या बीएसएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या जिस भी एग्ज़ाम में साइंस का सेक्शन पूछा जाता होगा, वो उसके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? क्यों किया जाता है? खून का रंग लाल होता है लाल है, खून का रंग से कोई मतलब नहीं है। प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, ये भी नहीं। लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है, ये हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रम से न्यूटन साहब ने श्वेत प्रकाश को गुजारा था, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गया था और उसका ये था भिव गयोर। क्या? भिव गयोर। भिव गयोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ऐसे करके। तो सबसे नीचे था बैंगनी और सबसे ऊपर था रेड। तो रेड क्या हुआ? सबसे कम मुड़ा, जबकि सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा? बैंगनी सबसे ज़्यादा परिक्षेपित हुआ, मतलब अपने रास्ते से अगर इसको सीधा जाना था तो ये इधर मुड़ गया, जबकि ये सबसे कम मुड़ा रेड। तो लाल प्रकाश सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सिग्नलों में लाल रंग का यूज़ किया जाता है। और हम करें तो ये प्रकाश है, इसकी तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रम में मापते हैं और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। और क्या होता है? और प्रकीर्णन भी इस पर डिपेंड करता है लाल रंग में। देखिए लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो एक ये भी कारण है। और जैसे-जैसे और तरंग देखिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है और रेड का सबसे ज़्यादा होता है। और जिसका तरंग ज़्यादा होता है उसका क्या होता है? अपवर्तनांक कम होता है और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें हम मुख्य रूप से 4 बात याद रखेंगे। किसका? कि ये लाल रंग क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये कम प्रक्षेपित होता है, कम प्रकीर्णन होता है और इसे एंगस्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मापा जाता है। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? विबगयोर में, तो ये रेड कलर का हो जाएगा, वायलेट का कम हो जाएगा। और अपवर्तनांक लाल रंग का कम हो जाएगा और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें। चलिए, कहता है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किसमें किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी और समानांतर क्रमों का संयोग, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अन्यत्र समानांतर क्रम। तो इसमें हम लोग करते हैं समानांतर क्रम में। किसमें करते हैं? समानांतर क्रम में करते हैं। अब देख लेते हैं। देखिए ये 2 प्रकार के क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसमें क्या होता है? श्रेणी क्रम में क्या होता है? इसमें वोल्टेज समान होता है। क्या होता है? जो वोल्टेज होता है समान रहता है। वोल्टेज समान नहीं, वोल्टेज इसमें डिफरेंट रहते हैं और करंट समान रहते हैं। क्या रहते हैं? करंट समान रहते हैं। करंट है जो समान रहेगा और वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। जबकि समानांतर क्रम में क्या हो? वोल्टेज होगा ये समान रहेंगे और करंट क्या होगा? ये चेंज होता रहेगा। ये क्या हो जाएगा? चेंज होता रहेगा, यह ध्यान रखना है। इसमें ओवरऑल प्रतिरोध की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो श्रेणी क्रम में हाई रहता है
और इसमें समानांतर क्रम में जो रहता है। श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोध की करते हैं तो इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है R1 + R2 R3, और इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 जहाँ तक रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें मुख्य रूप से बात ध्यान रखना है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर क्रम में किया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है लेकिन करंट समान रहता है। समानांतर क्रम में क्या है, वोल्टेज समान रहता है और करंट क्या होता है, चेंज होते रहता है। और इसके ओवरऑल प्रतिरोधकता की बात करें तो इसका हाई रहता है और इसका लो रहता है। श्रेणी क्रम के अगर इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 डॉट 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 Rn तक जाएगा। और इसमें समानांतर क्रम में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मेन विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हमें बताना है कि फ्यूज में कौन सा सही है। मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है, ये नहीं जुड़ा होता है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु का बना होता है, क्या यह सिल्वर का बना होता है? तो नहीं। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, हाँ इसका गलनांक होना आवश्यक है। इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होता है। इसका क्या प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, आवश्यक है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, क्योंकि जब करंट हाई हाई में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका सर्किट डिसकम्प्लीट हो जाएगा, तो करंट आगे नहीं जाएगा और जितने भी लगे होंगे वो हमारे बच जाएंगे। तो ठीक है। और तो गलनांक इसमें इसको किस श्रेणी में लगाते हैं, पहले इसका गलनांक निम्न होना चाहिए और इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। फ्यूज को किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। ये हो गया। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आमीटर को कैसे लगाते हैं और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब कोई पूछ सकता है कि आमीटर कैसे बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में हम एक शंट का उपयोग करके समानांतर क्रम में शंट का प्रयोग करते हैं तो आमीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध यूज करते हैं, तो ये अगर समानांतर है तो इसको श्रेणी क्रम में एक हम उच्च प्रतिरोध तार का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। तो ये याद रखना है। चलिए शंट अगर पूछ ले कि शंट क्या होता है, शंट एक कम प्रतिरोध वाला होता है, तार होता है, तो ये रेजिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो देखिए, तो ये है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। देखिए ये दिखाई देगा उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, लेकिन कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ये राइट हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। तो मतलब उसका व्यवहार होगा, क्या हो जाएगा, दिखाई देगा उत्तल लेंस और कार्य करेगा अवतल लेंस के भांति। देखिए इसका कंसेप्ट होता है, और मान लीजिए कोई ये म्यू द्रव वाला लेंस है और म्यू डैश वाला द्रव है, क्या है, द्रव है। तो अगर म्यू का वैल्यू, ये आपका लेंस हो गया, ये द्रव हो गया। अगर ये लेंस का ज़्यादा है द्रव का अपेक्षा, अपवर्तनांक की बात करें, म्यू को अपवर्तनांक के दर्शाते हैं, तो इसका क्या होगा, क्षमता घट जाएगी। क्या होगा, जो लेंस रहेगी उसकी क्षमता घट जाएगी, क्षमता डाउन हो जाएगी,
अगर ये दोनों का अपवर्तनांक अगर बराबर हो जाए तो इसका क्या होगा, क्षमता समाप्त हो जाएगी, मतलब जो लेंस की पावर रहेगी वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा केस में क्या होगा, जो दिखेगा उत्तल लेकिन कार्य करेगा अवतल लेंस की भांति, मतलब उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ये ठीक है। तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाएगा। फ़ारेनहाइट क्या हो जाए, फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेडेड तापक्रम का दोगुना हो जाए, मतलब इस F बराबर 2C किस कंडीशन में हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, एक फार्मूला होता है F बराबर 9/5C+32। तो हमको यहाँ C का वैल्यू क्या करना है, और C का वैल्यू निकालना है। तो या ये F का वैल्यू हम रख सकते हैं, F का वैल्यू ये 2C कर देते हैं, यही तो करना है हमको। तो कर दीजिए 9/5C+32, इसको सॉल्व करिएगा तो इधर आ जाएगा। तो ये 2C माइनस 9/5C इक्वल टू 32, 2 पंचे 10C, ये 9C पहले से था 9C, तो ये हो जाएगा 1/5C बराबर 32। तो C बराबर 160 डिग्री। 160 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं, इसका एक मेन फार्मूला क्या होता है, ये होता है C-0 मिनिमम पॉइंट बट्टा 100 इक्वल टू होता है F-32 फ़ारेनहाइट, इसका मिनिमम पॉइंट 32, और ये इसका डिफरेंस कितना का होता है 32,212, 32,212 होता है। तो डिफरेंस यहाँ लिखते हैं 180। वैसे आर होता है R0 80, और एक होता है के, तो के को इधर लिख लेते हैं, ये सब बराबर में ही रहता है। तो के माइनस 273/100 होता है, वो नहीं लिख रहे हैं। एक इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है, परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप क्या होता है, तो ये होता है 0K। क्या होता है, 0K होता है। और 0K को हम लिख सकते हैं -273.15 डिग्री C, ये लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारा पॉइंट हो गया है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा लिखना है और कम लिखा रहा है। चलिए इसमें क्या है, कहता है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें भरी जाती है नियॉन और पारद का वाष्प भरा जाता है। ये देखिए ये ट्यूबलाइट होता है ना, ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट में क्या होता है, इसमें एक प्रतिदीप्त तिल पदार्थ का लेप लगाया जाता है अंदर में, और वो क्या चीज़ का होता है, फास्फोरस का होता है। किसका होता है, फास्फोरस का होता है। और ये इसमें इसमें दोनों साइड एक-एक पॉइंट रहता है, उसमें रहता है बेरियम ऑक्साइड का। क्या रहता है, बेरियम ऑक्साइड का रहता है। और इसके अंदर भरा जाता है क्या, नियॉन और पारद का वाष्प भरा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या है। देखिए ये साइंस में ही पूछा जाता है कि कौन सा गलत मार्क किया गया है। देखिए फेसबुक का फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, सही है। यूट्यूब का कौन है, टैर हर्ले, स्टीव चेव और जावेद करीम, ये भी सही है। व्हाट्सएप का जेन कुम एंड ब्रायन एक्टन का नाम तो सुने होंगे, जेन कुम का नहीं सुने होंगे। इंस्टाग्राम का जैक डोर्सी है, जैक डोर्सी तो हम पढ़े हैं, किसका पढ़े हैं, ये है ट्विटर का है। किसका है, ये ट्विटर का है। तो इसका कौन है, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, इंस्टाग्राम का कौन है, यह है केविन सिस्ट्रोम। अगर इंस्टाग्राम का बात करें, ग्राम की बात करें, तो ये है केविन सिस्ट्रोम माइक कीगर, माइक ये हो गया। ट्विटर का बताइए ये कौन है, जैक डॉर्सी है। एक चीज और याद कर लीजिए, किसका याद कर लीजिए, एक टिकटॉक का आप लोग सुने होंगे, इसके हैं झांग इमिंग। कौन है, टिकटॉक का अगर पूछ ले, टिकटॉक के कौन है, झांग इमिंग, ये याद रखना है, झांग
इमेंग, ये याद रखना है, याद रखेगा, ये क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है? तो ये बना रहता है 1/16 सेकंड तक। क्या होता है? आँख आँख का किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये ध्यान रखना है पहले, रेटिना पर बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। और आँख में कौन-सा लेंस होता है? तो ये ध्यान रखना है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि आँख में एक कोशिका होती है कोन्स और रॉड। कोन्स और रॉड ये क्या करती है? कोन्स कलर को मैनेज करता है और रॉड ये कलर को करता है मैनेज, और ये प्रकाश की तीव्रता को करता है मैनेज। उसी प्रकार आइरिस क्या करता है? जो आँख में लाइट आती है उसको मैनेज करता है। तो ये सब अ, और इसमें आँख में बहुत सारे दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन-सा यूज़ करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि इसमें सुमिलित करना है हमको, तरंग दैर्घ्य किसका है? अब ये तरंग दैर्घ्य क्या बताएँ कि लाल रंग तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रम में नापते हैं। ऊर्जा को हम लोग जूल में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता है और आवृत्ति है, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में नापते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम मतलब 1 का 2 हो गया। तो ये 2-2 इस सब में है। चलिए, ऊर्जा का जूल हो गया, बी का 3 हो गया। अब ये दोनों में बच गया। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में है तो 4, तो सी का 4, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग एक कुछ और का देख लेते हैं, जैसे प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का बोले अगर क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का बताइए क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। वैसे चालकता का बोले, चालकता का चालकता का होता है ओम इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स, या इसको महो भी बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया। विशिष्ट चालकता का क्या होता है? ओम मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये ओम है, ये है ओम इनवर्स पहले है, तो विशिष्ट में तब क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ होता है। देखिए इसमें दिया हुआ है एसेटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो हम देख लेते हैं, हमको सबसे पहले क्या मालूम है? देखिए सबसे आपको मालूम है खट्टा दही, दही में कौन-सा होता है? दही में इसमें ऑप्शन कुछ नहीं, ये चलिए ठीक है, देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सी का 3। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? टमाटर में। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, देखिए टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है, तो ये हो जाएगा इसका ये बी का 1 हो गया। तो बी का 1 कहाँ है? बी का 1 यहाँ है और यहाँ है। ये वाला आ गया, मतलब बी और डी। अब देखिए एसेटिक अम्ल, एसेटिक एसेटिक तो खट्टा चीज़ में होगा, लेकिन यहाँ खट्टा क्या चीज़ है? खट्टे सिट्रिक अम्ल नारंगी में हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ये कितना? डी का 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए डी का 2 कौन है? तो ये वाला है, तो ये हो जाएगा 4, 1, 3, 2। तो ये एसेटिक अम्ल हो गया आपका खट्टा दही में, और ये टार्टरिक अम्ल हो गया इमली में, और सी का क्या हो गया? सी का 3 हो गया, तो ये हो जाए ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, और सिट्रिक अम्ल नारंगी में। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 4, 1, 3, 2 ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा एक वृक्क का कार्य नहीं है? देखिए रक्त, पीएच का विनिमय करना, ये तो इसका मेन कार्य यही तो है। ये क्या करता है? वृक्क क्या करता है? जो खून में और जितनी भी अशुद्धि होता है उसको क्या करता है? ये
हटाने का काम करता है और जो पोषक तत्व होता है उसको बनाए रखने का काम इसी का होता है। और नेफ्रॉन जो होता है, क्या होता है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन होता है वो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक क्या होती है? ये इकाई होती है। कौन इकाई होती है? ये शरीर के शरीर के चयापचय अपशिष्ट को हटाना, ये सही है। रक्त के प्रसारण, दाब का विनिमय करना, ये भी है। लेकिन एंटीबॉडी का उत्पादन करना, ये इसका कार्य नहीं है। तो ये सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से गलत युग्म का कृमि खाद केचुआ, ये सही है। खेती का खाद खेत का कचरा, ये भी सही। हरी खाद रासायनिक कैसे? हरी खाद है तो रासायनिक कैसे हो जाएगा? ये तो जैविक न हो जाएगा। तो ये सही होगा। फार्म की छात्र की खाद गोबर मूत्र, ये हो गया। देखिए जैविक खाद 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं जैविक खाद? जैविक खाद 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होता है? कंपोस्ट, कंपोस्ट हो गया, गोबर हो गया, गोबर खाद, खाद लिख लेंगे सम सब में, हरी खाद और केचुए खाद। ये सब जैविक खाद 4 प्रकार के हो गए। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा अतिसाबाजी के रंग में रंग प्राप्त होते हैं? तो किन तत्वों के द्वारा लवणों द्वारा अतिसाबाजी हम लोग किससे करते हैं? जस्ता सल्फर से, पोटेशियम पारा से, स्ट्रोंशियम बेरियम से, क्रोमियम निकल से। तो हम लोग करते हैं स्ट्रोनियम बेरियम से। और इससे लाल और स्ट्रोंशियम से लाल रंग और बेरियम से हरा रंग निकलता है। ये ध्यान रखना है। अगर कहे कि कॉपर से कैसा रंग निकलता है? तो कॉपर से नीला रंग निकलता है। कैसा रंग? नीला रंग। अगर कहें सोडियम से कैसा निकलता है? तो सोडियम से पीला रंग निकलता है। कैसा रंग? पीला रंग। अगर स्ट्रोंशियम से कहे तो ये हो जाएगा लाल रंग। और बेरियम से कहेंगे तो हरा रंग। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन की प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से प्राप्त होते हैं? तो लोहा और टीन, सीसा और टीन, एल्युमिनियम और सीसा, एल्युमिनियम और लोहा। इसमें हम करते हैं सीसा और टीन करते हैं। तो ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, एक गलता है और एक उसको यांत्रिक सतह। तो सीसा ये हो गया और टीन हो गया, उसमें ये यूज किया जाता है। तो टीन क्या करता है? यांत्रिक सहायता और संक्षारण। और ये सीसा क्या होता है? जल्दी पिघलता है। तो ये ध्यान हमको रखना है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। देखिए जहाँ भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन हो तो जो हमको आता है वो हम पहले करेंगे। तो देख लेते हैं यूरिया क्या है। यूरिया तो सबको मालूम है कि उर्वरक है। तो सी का 1। तो सी में जोन में होगा 1, मतलब 1 होगा, उसको हम पहले देखेंगे। तो ए का ये का है, सी का 1 है। तो सी वाला ऑप्शन ये है। तो ये दोनों में 1-1 है। चलिए ठीक है। उसके बाद यूरिया आ गया। पेनिसिलिन क्या है? आपको आप पढ़े होंगे कि ये है एंटीबायोटिक है। तो ये हो जाए पेनिसिलिन। बी का 4। बी का 4 भी दोनों में है। चलिए अब हमको इसमें और इसमें देखना है कि मेलाथियान क्या है और कॉपर सल्फेट क्या है। तो देखिए क्या है, ये जो मेलाथियान है, क्या है? मेलाथियान है, ये कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है। तो ये आपका डी का 2 हो जाएगा। तो डी का 2 ये वाला है। और क्या है? कॉपर सल्फेट फंगस नाशी है। कॉपर सल्फेट क्या है? फंगस नाशी है। तो ए का 3 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। कॉपर सल्फेट क्या है? फंगस नाशी है। पेनिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है। यूरिया क्या है? उर्वरक है। मेलाथियान क्या है? ये कीटनाशी है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ये करता है नील हरित जैवाल करता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो ये दाल के फसलों के जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर पता है शरीर के लिए वैकल्पिक अंगों का विकास प्रयोगशाला के स्तर पर किया जा सकता है। इस संदर्भ में अनुसंधान का नाम क्या है? सरोगेसी। सरोगेसी तो ये बच्चा पैदा करने के लिए होता है। क्लोनिंग मतलब होता है 2 कॉपी बनाने के लिए। जीन थेरेपी ये अलग है। ये होता है स्टेम सेल होता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है, मान लीजिए किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, किसी का त्वचा जल गया, तो उसके लिए हम लोग स्टेम सेल का उपयोग करते हैं, उससे बनाते हैं। ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का ह्रास रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? तो कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता मतलब कम पत्ता होना चाहिए। पर्ण की जगह कांटे, जो पर्ण होता है उसकी जगह कांटे निकल आते हैं। तो ये क्या होता है जब और मरुस्थलीय क्षेत्र में वाष्पीकरण की क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण ये कठोर एवं मोमी पर्ण होते हैं। लघु पर्ण पर्णहीनता होता है, पर्ण की जगह कांटे होते हैं। तो ये सभी सही है। अब देखिए, कहता है नेत्रदान की प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में कौन सा एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कॉर्निया का यूज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, पहली बात तो भारत में या कहीं भी नेत्रदान आफ्टर मृत्यु के बाद ही दिया जाता है और ये कॉर्निया दिया जाता है। हम आँख की बात कर ले तो इसमें देखिए न्यूनतम दूरी हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम अनंत है। और बात करें तो हमारा उत्तल लेंस होता है आँख में। और बात करें तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? ये बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ये सब हमें क्या करना है? ये सब याद रखना है, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, ये आपको रिवीजन में फ़ायदा देगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन और है, 25 क्वेश्चन है। तो देखते हैं और क्या है। देखिए ये कुछ रोग का नाम है, बीमारी है कि किससे होता है उसके देखिए हमको जो पहले आता है उसको हमको पहले चेक करना है। अब हमको मालूम है डायबिटीज़ का किसके कारण होता है? इंसुलिन इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, तो डायबिटीज़ है हार्मोन के कारण। तो बी3 में देखिए ये वाला 2 गो ऑप्शन है, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गया। अब ये दोनों पर काम करना है। देखिए हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग ए का कॉमन हो गया, तो ये इस यहाँ मिल गया। चलिए अब हमें 2 ही पर तो काम करना है। रिंग किससे है? कवक से, तो डी का 4, तो डी का 4 ये हो गया। तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा। और जो बच गया रिकेट्स, क्या चाहिए हो गया? ये हो गया हीन जंत्यार रोगी। ये रिकेट्स रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। और विटामिन डी ये होता है विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स। और विटामिन डी कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, कौन बीमारी किससे होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? रागी, अंडा, मलाई उतारा हुआ दूध। कैल्शियम नहीं है, चावल है ना जो कार्बोहाइड्रेट का है। क्या चीज का है? ये कार्बोहाइड्रेट का है। तो ये किसका चीज का हो गया? ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का। ध्यान रखना है, ये चावल में क्या चीज पाया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और कार्बोहाइड्रेट का और कौन-कौन सी होता है? आलू खाइए आप अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शकरकंद खाइए, मक्का खाइए। वैसे ही हम प्रोटीन की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को प्रोटीन चाहिए तो ये क्या खाए? पनीर खाए, मछली खाए और क्या खाएँ? और ये मांस खाएँ, तो उसको क्या हो जाएगा? प्रोटीन मिलने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में कौन-सा रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसको करता है para-O2 हार्मोन। वृद्धक हार्मोन क्या करता है? ये तो वृद्धि से संबंधित है। ग्लूकॉन, ये ग्लूकोज से संबंधित हो जाएगा। थायरॉक्सिन जानते ही हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव में शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है? तो डिंब वाहिनी अ, डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय गिरा में, गर्भाशय का ऊपरी भाग गर्भाशय में। तो ये किया जाता है डिंब वाहिनी नली में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डिंब वाहिनी नली में किया जाता है। इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सुमिलित कीजिए। रक्तालापता, घेंघा रोग, रतौंधी, बेरी-बेरी। हमको सबको रतौंधी हो गया है ये बोलते हैं, तो ये किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। तो सी का 4 हो गया। हम सी में 4 देखते हैं कौन-कौन है, तो सी में 4 एक ही है। तो सी में 4 एक ही है, तो अब ये मिला दीजिए इसके कारण। रक्त अलापता किसके कारण हो गया? तो लौह की कमी के कारण। तो ये 2 हो गया। बी घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण, तो ये 3 हो गया इसका। और ये 4 हो गया विटामिन ए, रतौंधी, बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी के कारण।
तो आप एक भी अगर क्लू निकाल लेते हैं तो आपका सारा का सारा बन जाएगा। अगर नहीं तो फिर आपको अगर सब याद है तो डायरेक्ट आप करिए, नहीं है तो आप क्लू से भी कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं, वह पूर्ण रूप से भार रहित होता है। उसका भार घट जाता है। भार घट जाता है लेकिन द्रव्यमान पर ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भार पर, क्योंकि भार जी पर डिपेंड होता है। भार बराबर क्या होता है? mg होता है, तो g ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है। ये ध्यान रखना है, g का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। ये सब बातें ध्यान रखनी है और रिवीजन करना है, जितना से ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना से उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में इतना, जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आएँगे।